आज हम फ्रांस की राजक्रांति के बारे में समझेंगे। इससे पूर्व हमने फ्रांस की राजक्रांति के कारणों के बारे में जाना था और लुई 16वें के बारे में, रानी आंतुआनेट के बारे में। तो आज हम समझेंगे फ्रांस की राजक्रांति में जो विभिन्न घटनाक्रम चला और किस प्रकार से एक के बाद एक घटनाएं होती रही, उनको विस्तार से समझेंगे। और क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब क्या यूरोप पर उस क्रांति ने प्रभाव डाला, उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। टेनिस कोर्ट में शपथ, पहली हेडिंग ये है, टेनिस कोर्ट में शपथ। 20 जून को कुलीनों एवं प्रतिक्रियावादी तत्वों के प्रभाव में आकर लुई 16वें ने तीसरे सदन सभा भवन और सभा भवन में ताला लगवा दिया। तो लुई 16वां वैसे भी नहीं चाहता था तीसरे सदन को, तो उसने क्या कर दिया कि कुलीनों और प्रतिक्रियावादी लोगों के प्रभाव में आकर इसमें क्या लगवा दिया, ताला। और यह कहा गया कि भवन में मरम्मत का कार्य चल रहा है। जब तीसरे सदन के सदस्यों ने कहा कि ये भवन क्यों बंद करवा दिया गया, तो ये जवाब दिया गया कि इसका निर्माण कार्य चल रहा है, मतलब इसकी मरम्मत का कार्य चल रहा है, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन ये तब सदस्यों को कहीं अपना अधिवेशन तो करना ही था, तो तब सदस्यों ने क्या किया, मजबूरी में आकर टेनिस कोर्ट में मतलब संविधान, टेनिस कोर्ट में शपथ ली और संविधान बनाने की प्रतिज्ञा ली। तो ये थी टेनिस कोर्ट में शपथ। लेकिन इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि लुई 16वां और कुलीनबर्ग और रानी यह नहीं चाहते हैं कि तीसरे सदन का महत्व बढ़े, इसीलिए उन्होंने भवन में क्या लगवा दिया था, ताला। संयुक्त अधिवेशन, तीसरे सदन की कार्रवाई को देखते हुए संयुक्त बैठक बुलाई और कहा कि जो हाल में तीसरे सदन ने जो कार्य किए हैं, मतलब लुई 16वें ने क्या किया कि देखा कि जो इसके सदस्य हैं वो किस प्रकार से मतलब आगे बढ़ रहे हैं और इनसे कोई भी खतरा पैदा हो सकता है। तो उसने क्या किया, तीसरे सदन की कार्रवाई को देखते हुए संयुक्त बैठक बुलाई और कहा कि जो हाल में तीसरे सदन ने जो कार्य किए हैं वे सब असंवैधानिक हैं, यानी गलत हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। तीसरे सदन ने सदस्य को नाराज, जिससे क्या है, इस प्रकार के व्यवहार को देखकर तीसरे सदन के सदस्य नाराज हो गए और उन्हें ये दिखाई देने लगा कि राजा उनसे ईर्ष्या करता है और उनकी कोई वैल्यू नहीं समझता है। संविधान सभा, तीनों सदनों के साथ बैठने से राष्ट्रीय असेंबली को अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त हो गया। अब वह सही अर्थों में राष्ट्रीय सभा बन गई थी। राष्ट्रीय सभा से संविधान बनाने का काम कर रही थी राष्ट्रीय सभा। उसने अपना नाम बदलकर संविधान सभा के नाम रख लिया और बाद में ये संविधान सभा के नाम से जाना जाने लगा। तो क्या संविधान सभा का एक तरह से महत्व बढ़ा और राष्ट्रीय सभा से संविधान बनाने का काम कर रही थी, उसने अपना नाम बदलकर फिर संविधान सभा ही रख लिया और संविधान का निर्माण करना भी उस समय जरूरी था। भड़काने वाली घटनाएं, तो इसमें राजा और कुलीनबर्ग व रानी के क्रियाकलाप फ्रांस में हिंसा भड़काने का कार्य कर रहे थे और हजारों जो लोग बेरोजगार हो गए थे वो पेरिस के नगरों में, पेरिस नगर में घूम रहे थे। जो बेरोजगार लोग थे वो पेरिस नगर में घूम रहे थे और जो राजा कुलीनबर्ग और रानी कि जो भी भाषण या जो भी स्टेटमेंट होते थे वो लोगों में हिंसा भड़काने का कार्य करते थे, क्योंकि गैर जिम्मेदारी
ये बयानबाजी से फ्रांस में एक अस्थिरता का माहौल पैदा हो रहा था। इसके बाद बैस्टील का पतन, बास्टील का पतन। तो 14 जुलाई को पेरिस की उत्तेजित भीड़ ने बैस्टील नामक प्राचीन किले पर हमला बोल दिया और यह राजा की शक्ति तथा अत्याचार का प्रतीक था। कौन सा भवन? बास्टील का जो भवन था वो एक तरह से राजा की क्या था, एक तरह से अत्याचार, राजा की शक्ति का अत्याचार का प्रतीक था। इसीलिए फ्रांस की जो जनता थी वो इससे नाराज थी। तो उन्होंने क्या किया कि बास्टील के जो भवन को ही ढाना शुरू कर दिया और बास्टील पतन में फ्रांस के विभिन्न हिस्सों में क्रांति की लहरें उठने लगी थी। तो इस प्रकार से देखते हैं कि उत्तेजित भीड़ ने किस प्रकार बास्टील नामक प्राचीन किले पर हमला बोलकर उसको ढा दिया और ये जो शक्ति का, राजा की शक्ति का प्रतीक था, जो अत्याचार का, उसे ही गिरा दिया, जिससे कि फ्रांस के अन्य हिस्सों में क्रांति की लहर दौड़ गई और लोग क्रांति के लिए प्रेरित हुए। इसके बाद संविधान सभा का कार्य विशेषाधिकार का अंत। तो विशेषाधिकारों के अंत में 4 अगस्त की रात को कुलीन वर्ग और पादरियों के प्रतिनिधियों ने सामंतवादी विशेषाधिकार को समाप्त किया। यह काम उन्होंने स्वेच्छा से किया। गांव के पादरियों ने अपने शुल्कों का त्याग किया। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि कुलीन वर्ग और पादरी और गांव के पादरी अपने आप ये निर्णय उन्होंने लिया और अपने जो विशेषाधिकार उन्हें प्राप्त थे उनका उन्होंने त्याग किया और जो शुल्क जो वसूल रहे थे उनका भी उसने त्याग किया। तो विशेषाधिकारों का यह अंत दिखाई देता है। तो एक महत्वपूर्ण घटना है। हिंसा का नया दौर। विशेषाधिकार तो समाप्त कर दिए गए किंतु औपचारिक रूप से इसे कानून का रूप देने में सबकी आवश्यकता थी और कोई परिवर्तन न देख जनता में पुनः लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लेकिन ये नहीं था कि विशेषाधिकार समाप्त हो गए, लेकिन ये समाप्त तो करने उन्होंने स्वेच्छा से छोड़ तो दिया, लेकिन इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना था, जिससे क्या था कि ये विरोधाभास की स्थिति पैदा थी। और ये विरोधाभास की स्थिति ने क्या जनता में यह संदेश दिया कि ये सिर्फ दिखावा है और इसमें कोई परिवर्तन न देखते हुए कि ये जो विशेषाधिकार जो प्राप्त वर्ग है, कुलीन और पादरी, ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं। तो इसका गलत मैसेज जनता में गया और जनता में पुनः लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो गए। मानव अधिकारों का घोषणा पत्र। 26 अगस्त राष्ट्रीय असेंबली ने मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की। तो घोषणा पत्र में 17 धाराएं थी। यह ध्यान रखा गया कि मनुष्य की स्वतंत्रता दूसरी स्वतंत्रता में बाधक न बने। तो मानव अधिकारों घोषणा पत्र में सिर्फ ये ध्यान रखा गया कि मनुष्य की स्वतंत्रता है वो दूसरी मनुष्य की स्वतंत्रता को किसी प्रकार से हानि न पहुंचाए, उसमें कोई बाधा न उत्पन्न करे। मानव अधिकार घोषणा पत्र को बनाते समय ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखी गई। अन्य महत्वपूर्ण कारण, धार्मिक संप्रदायों को सहिष्णुता की गारंटी दी गई। मतलब धार्मिक संप्रदाय जो थे उन्हें ये बताया गया कि आप सहिष्णुतावादी नीति अपनाएं और क्रांति के शुरू में ही प्रोटेस्टेंटों को नागरिकता का अधिकार दिया गया था। तो इस प्रकार से उदारता की नीति दिखाई देती है कि धर्म संप्रदायों को भी विश्वास में लिया जाने लगा था। इसके बाद नया संविधान। 1791 ईस्वी में नया संविधान बनकर तैयार हो गया। फ्रांस के इतिहास में यह पहला लिखित संविधान था। तो नया संविधान की जरूरत भी थी फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां चल रही थी जिसका कोई जिम्मेदार लेने को तैयार नहीं था। तो इसलिए नए संविधान की आवश्यकता थी, जो 1791 ईस्वी में नए संविधान बनकर तैयार हो जाता है और फ्रांस के इतिहास में यह पहला लिखित संविधान माना जाता है। चर्च संबंधी कानून। सरकार की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए
चर्च की संपत्ति जब्त कर बेचने का निर्णय लिया गया। तो जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि चर्च के पास जो विशाल संपत्ति थी वो उसका दुरुपयोग अपने निजी भोग विलासी जीवन के लिए करता था, जिससे कि आम जनता नाराज थी और जो चर्च का भी गलत मैसेज जनता में जा रहा था। तो ये निर्णय लिया गया कि चर्च के पास जो अपार संपत्ति है उसको जब्त करके बेचा जाए और उससे कुछ जो भी धन प्राप्त होगा तो उससे कुछ निर्माण कार्यों को कराया जाएगा। चर्च के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अब राज्य की ओर से वेतन निश्चित कर दिए गए और ये निर्णय लिया गया कि इनको वेतन दिया जाएगा और संपत्ति सारी जब्त की जाएगी, जबकि पहले चर्च के पादरी इसको बेचकर अपना वैभवशाली जीवन जीते थे। इसके बाद राजा का पलायन और वापसी। 20 जून 1791 ईस्वी की रात को लुई अपनी पत्नी आंटवानेट तथा राजकुमार के साथ भेष बदलकर पेरिस से भाग निकला, लेकिन लोगों के द्वारा पहचाने जाने के कारण राजा को वापस लाया गया और राजा और नजरबंद कैदी की तरह रहने लगा। फ्रांस में अब इस बात की लहर उठने लगी कि अब फ्रांस में गणतंत्रवाद की स्थापना होना संभव है और गणतंत्रवाद के प्रारंभ होने की आशा की जाने लगी। नई विधानसभा अक्टूबर 1791 ईस्वी को नई विधानसभा का अधिवेशन शुरू हुआ, किंतु नई विधानसभा को नई राजतंत्र से मोह था। नए राज मतलब विधानसभा तो नई थी, लेकिन वो राजतंत्र जो राजा का शासन यानी लुई 16वां का शासन, इस प्रकार की व्यवस्था से अभी मोह भंग नहीं हुआ था, जिससे क्या ये पता लगा था कि नई विधानसभा पुरानी शासन व्यवस्था में ही रुचि रख रही है। पादरियों ने व्यवहारिक के प्रति शपथ लेने से इनकार कर दिया। तो पादरी भी अब क्या थे कि व्यवहारिक रूप में करते कुछ थे और दिखाते कुछ थे, जिससे क्या है कि स्पष्ट स्थिति नहीं हो पा रही थी कि पादरी चाहते क्या हैं। कहीं तो घोषणा कर देते हैं कि विशेषाधिकार वो छोड़ रहे हैं और वो जो चर्च की संपत्ति को भी छोड़ रहे हैं, लेकिन क्या व्यवहार में ऐसा दिख नहीं रहा था, क्योंकि कानून का निर्माण सख्ती के साथ नहीं हुआ और न उसका पालन किया जा रहा था। जैकोबिन क्लब, अब जैकोबिन क्लब का महत्वपूर्ण योगदान है, ये एक तरह से जन साधारण के साथ था और जैकोबिन क्लब और कार्डिलियो क्लब का फ्रांस की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इस समय फ्रांस की राजनीति में नए तत्व उठ खड़े हुए थे। इसमें जैकोबिन क्लब और कार्डिलियो क्लब अधिक विख्यात थे और जैकोबिन क्लब की बैठक के नियमित रूप से होती थी, मतलब इसकी जो बैठकें होती थी वो नियमित रूप से होती रहती थी। कार्डिलियो क्लब, यह क्लब जैकोबिन क्लब से भी अधिक उग्र और जनवादी था। मतलब यहाँ देखने को मिलता है कि जैकोबिन क्लब ये चाहता था कि राजतंत्र का अंत हो और जनतंत्र की स्थापना हो। वही कार्डिलियो क्लब भी चाहता था कि जनता को निरंकुश शासन के अत्याचार से बचाया जाए। तो ये जैकोबिन क्लब से भी कार्डिलियो क्लब, यह क्लब जैकोबिन क्लब से भी अधिक उग्र और जनवादी था। इस सदन के सदस्य समाज की निम्न श्रेणियों के सदस्य थे, इसीलिए इस श्रेणी के जो सदस्य थे इस क्लब के, वो जनता की समस्याओं को भली भांति जानते थे और वो समझते थे कि जनता किस प्रकार से विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है, अतः उनकी समस्याओं को दूर किया जाना अति आवश्यक है। तो जैकोबिन क्लब और कार्डिलियो क्लब का फ्रांस की क्रांति में अच्छा योगदान माना जा सकता है। जीरोदिस विधानसभा के गुट का नाम जीरोदिस के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। विधानसभा का एक गुट था जिसका नाम जीरोदिस ये के नाम से प्रसिद्ध था। इसके सदस्य जीरोंड से आए थे। कहाँ से आए थे? इसके सदस्य जीरोंड से। फिर युद्ध का प्रारंभ 20 अप्रैल 1792 ईस्वी को फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। किसके विरुद्ध? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांस ने। इसका प्रभाव समस्त यूरोप पर पड़ा और जनधन की विशाल हानि हुई और बहुत सारे जो सैनिक मारे गए इसमें।
और इससे फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में मनमुटाव बढ़ता गया और जो रिश्ते पहले से अच्छे चलते, थोड़े बहुत अच्छे भी थे, वो खराब अब ज़्यादा हो गए। तो 30 अप्रैल 1799 ईस्वी को फ्रांस ने ऑस्ट्रिया विरुद्ध आरंभ युद्ध कर दिया। और जबकि हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी अंतवानेट जो वहीं से संबंध रखती है, और इधर एक झगड़े की स्थिति जो कि एक विस्फोटक स्थिति पैदा होती है। कम्यून का शासन, कम्यून ने विधानसभा का प्रस्ताव अस्वीकार करके राजा और रानी को पुराने किले में बंदी बनाकर रखा। तो कम्यूनों का शासन भी अपने आप में एक क्रांतिकारी घटना को बढ़ावा देता है, मतलब क्रांति को, और जनता को जो समस्याएं हैं उनका निपटारा करना चाहता है। और कम्यून का शासन जो है वो क्या, विधानसभा का प्रस्ताव अस्वीकार करके राजा और रानी को पुराने किले में बंदी बना के रखवा दिया जाता है। डायरेक्टरी का शासन, डायरेक्टरी संचालक मंडल ने 27 अक्टूबर 1795 से 19 नवंबर 1799 ईस्वी तक शासन किया। तो डायरेक्टरी का शासन कब से कब तक है? डायरेक्टरी संचालक मंडल ने 27 अक्टूबर 1795 से 95 से 19 नवंबर 1799 ईस्वी तक शासन किया। डायरेक्टरी के शासन काल में जैकोबिन क्लब को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। तो डायरेक्टरी शासन काल में घटना ये भी होती है कि जैकोबिन क्लब को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है और कम्यून तथा क्रांति परिषद को भी समाप्त कर दिया गया। कम्यूनिस्ट क्रांति परिषद को भी समाप्त कर दिया जाता है। तो डायरेक्टरी का शासन ये बहुत बड़ा निर्णय लिया जाता है और इसने शासन जो किया 1795 से 1799 ईस्वी तक। इसके बाद है क्रांति का यूरोप पर प्रभाव। तो फ्रांस की क्रांति का यूरोप पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और ये एक तरह से महत्वपूर्ण घटना भी मानी जा सकती है कि फ्रांस में इतने बड़े पैमाने पर क्रांति हुई और क्या क्या बदलाव हुए, किस प्रकार से तीसरे सदन को मतलब बातें मानी गई और किस प्रकार लुई 16वां का पतन होता है और लुई 16वां उसकी पत्नी किस प्रकार से बंदी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत बड़ा इस क्रांति के यूरोप पर प्रभाव पड़ा। सामंती व्यवस्था का अंत होता। पहला प्रभाव तो ये था कि फ्रांस में जो सामंती व्यवस्था थी जो किसानों और मजदूरों का शोषण कर रही थी, उस व्यवस्था का अंत होता है और इससे लोगों को एक तरह से एक शोषण की नीति से छुटकारा मिलता है। और सामंती व्यवस्था जो कि लोगों को झांसा देकर अपने चंगुल में फंसाए रखती थी और उनको कर्ज देकर और बड़े ब्याज पर धन देना और उन्हें कर्ज पर जकड़ लेना और कभी उन्हें मुक्त न होने देना, ये उनकी नीति रहती थी। तो सामंती व्यवस्था का अंत होना एक बहुत बड़ी घटना मानी जा सकती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय। धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय ये हुआ कि पहले क्या धर्म को लेकर एक तरह से भेदभाव की स्थिति थी और जब क्रांति सफल रहती है तो इस प्रकार से जो भेदभाव था, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में जो बहुत बड़ी एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना का वातावरण तैयार हुआ था, वो कम हुआ और राज्य में सभी धर्मों को, मतलब जो भी विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग थे, उनको स्वतंत्रता प्रदान की गई या उन्हें स्वतंत्रता मिली। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय होना भी फ्रांस के रूप में एक बहुत बड़ी घटना है। राष्ट्रीयता का विकास होता है क्योंकि बहुत सारे विचारकों, उपदेशकों के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा और विभिन्न घटनाओं ने लोगों में इस बात को समझा दिया था कि अगर हम एक हैं तो हम किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी समस्या का भी निदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार हुआ और अन्य देशों पर भी इसका अच्छा असर पड़ा। राजनीति को देन
तो राजनीतिक टर्म के रूप में देख सकते हैं कि देवी सिद्धांत यानी राजा ईश्वर का अवतार है और राजा की इच्छा सब प्रकार से अच्छी है, राजा गलती नहीं करता। लेकिन इस बात को झुठला दिया गया कि राजा भी मनुष्य है और उसमें बहुत सारी बुराइयां विद्यमान होती हैं। अगर राजा को देवी स्वरूप मान लेना, ईश्वर के तुल्य मान लेना भूल है। अतः देवी सिद्धांत के स्थान पर अब लोकप्रिय संप्रभुता का विकास नहीं, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। यानी जनता के लिए शासन का सिद्धांत अब आगे की ओर बढ़ा। व्यक्ति की महत्ता को भी बढ़ावा मिला क्योंकि विभिन्न विचारक, दार्शनिक और विद्वान अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे बदलाव को करने में सफल भी हुए। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की महत्ता को बढ़ावा मिला और फ्रांस के प्रत्येक नागरिक की वैल्यू को भी समझा गया कि प्रत्येक जो नागरिक है उसकी कोई न कोई राष्ट्र के निर्माण में भूमिका रहती है। तो इस बात की विचारधारा का प्रचार प्रसार होगा और प्रशासन ने भी अब जनसाधारण की समस्याओं को देखना आरंभ कर दिया था। समाजवाद का प्रारंभ मतलब पूंजी पर किसी एक व्यक्ति वर्ग विशेष का अधिकार नहीं रहेगा, पूंजी का विभाजन किया जाएगा जिससे कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निपटारा हो और धन का समान वितरण की व्यवस्था की जाने लगी, जिससे कि यूरोप में इसका अच्छा संदेश गया। क्योंकि धनाढ्य वर्ग पूंजी पर एकाधिकार करे हुए, इससे आम जनता बहुत परेशान और काफ़ी दुखी थी। तो इस समाजवाद का प्रारंभ होना भी बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है, क्रांति का, जिसका यूरोप पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना पर कोई बढ़ावा मिला और फ्रांस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति, ये दोनों ऐसी क्रांतियाँ हैं जिसने विश्व को, यूरोप के साथ साथ विश्व को भी ये संदेश दिया कि भाईचारे की भावना और स्वतंत्रता ये सभी के लिए आवश्यक है। जब तक देश में, राष्ट्र में समानता नहीं है तब तक लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं हो सकता और स्वतंत्रता नहीं है तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता है। और जो बंधुआ मजदूर बना कर रखना, उनका निरंतर शोषण करना, कई कई घंटे काम करवाना, ये भी गलत था। तो आज हमने फ्रांस की राज क्रांति के अंतर्गत पेरिस कोड में शपथ, संयुक्त अधिवेशन, संविधान सभा, भड़काने वाली घटनाएं, बैस्टिल का पतन और संविधान सभा का विशेषाधिकारों पर हिंसा का नया दौर, मानव अधिकारों का घोषणा पत्र, अन्य महत्वपूर्ण का नया संविधान, चर संबंधी कानून, राजा का पलायन, वापसी, नई विधानसभा, जैकोबिन क्लब, कार्डेलियो क्लब, गिरोदिस्ट युद्ध का प्रारंभ और कम्यून का शासन और डायरेक्टरी का शासन, क्रांति का यूरोप प्रभाव में सामंती व्यवस्था का धर्मनिरपेक्ष राजकारण, राष्ट्रीयता का विकास, राजनीतिक खेल में देवी सिद्धांत समाज का लोकप्रिय संप्रदाय सिद्धांत का प्रतिपादन करना और व्यक्ति की महत्ता, समाजवाद का प्रारंभ और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहन और इसका प्रसार। तो आज इस वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति के बारे में विस्तार से जाना, उसकी विभिन्न घटनाओं के बारे में जाना और इसके आगे हम और अन्य विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। ओके।